दोस्तों, एक पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो केवल विश्वास पर टिका होता है। जिस दिन ये विश्वास टूटता है न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसके वजह से कई लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब आप लोग इस घटना को सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। और इस घटनाक्रम को समझने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूँ वो है गुजरात प्रदेश का। गुजरात प्रदेश का एक जिला लगता है बेलगांव, और इसी बेलगांव जिले के अंतर्गत एक गांव लगता है महर। और इसी महर गांव का रहने वाली कल्पना जिसकी उम्र है लगभग 31 साल। कल्पना जब छोटी होती है तभी उसके पिता कल्पना को छोड़ करके इस दुनिया से चले जाते हैं, और कल्पना की माँ जो है वो बेहद गरीब परिवार से है। इसी तरह से कल्पना की माँ जो है वो पाल पोस करके अपने बेटी को बड़ी करती है। इधर बेहद गरीब होने के कारण कल्पना की माँ जो है वो कल्पना की पढ़ाई लिखाई नहीं करा पाती है। कल्पना जो है भले ही पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन देखने में काफी सुंदर होती है। कल्पना जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो कल्पना की माँ जो है इधर कल्पना की शादी प्रकाश बसु से कर दी जाती है। प्रकाश बसु जो कि इसी इलाके का रहने वाला होता है, उसकी उम्र होती है 35 साल। इधर प्रकाश जो है जब इस दुनिया में कदम रखता है तभी उसके माता पिता जो हैं दोनों इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, और प्रकाश का परवरिश जो है उसका नाना नानी करते हैं। उसका नाना नानी भी मध्यम परिवार से होते हैं, इसलिए प्रकाश को भी पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं और प्रकाश भी नहीं पढ़ पाता है। और धीरे धीरे समय गुजरता है। जैसे ही प्रकाश जवानी के दहलीज पर कदम रखता है तो वो ड्राइवरी का काम सीख जाता है और एक कैफ चलाने लगता है। जब इधर कल्पना की शादी प्रकाश से हो जाती है तो जब वो अपने ससुराल जाती है तो कई सपने भी अपने साथ लेकर के जाती है। इधर भले ही कल्पना गरीब परिवार में जाती है, लेकिन उसके सपने जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इधर कल्पना जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके सपने जो होते हैं वो बिल्कुल से चकनाचूर हो जाता है। जो सोच करके कल्पना अपने ससुराल गई थी वैसा उसका ख्वाहिश जो है पूरा नहीं होता है। जो उसका पति प्रकाश होता है वो बिल्कुल सीधा शांत स्वभाव का होता है। इधर प्रकाश जो है वो खूब सुंदर पत्नी पा करके तो काफी खुश होता है, लेकिन कल्पना जो होती है वो प्रकाश को कहीं न कहीं पसंद नहीं करती थी। कल्पना जो है वो प्रकाश से खुश नहीं थी। इधर प्रकाश जो भी पैसा कमा करके लाता था वो अपनी पत्नी का पूरी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता था। इधर कल्पना की इतनी ज्यादा ख्वाहिशी थी कि प्रकाश जो है वो चाह करके भी पूरा नहीं कर पाता था। कल्पना अब ये सोचने लग जाती है कि वो अपने पति के साथ रहे या अपनी पति को छोड़ करके चले जाए, लेकिन कल्पना घर की माली हालत देख करके वो अब अपने पति के साथ रहने लगती है। इधर जैसे ही धीरे धीरे कुछ सालों का समय बीतता है तो कल्पना जो है वो 2 बच्चों की मां बन जाती है। इधर कल्पना भले ही 2 बच्चों की मां बन जाती है, लेकिन उसकी जो खूबसूरती थी वो कम नहीं होती है। कल्पना जो है उतनी ही खूबसूरत और सुंदर दिखती थी। इधर प्रकाश जो है वो अपना ड्यूटी करता और 2-3 दिन में एक दिन घर आता, नहीं तो प्रकाश बाहर ही रह करके अपना ड्यूटी किया करता था। इधर प्रकाश के भी 2 बच्चे हो जाते हैं तो प्रकाश भी कहीं न कहीं अब कल्पना के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो अपने ड्यूटी में ही लगा रहता है। इधर कल्पना को लगता है कि उसकी ख्वाहिशें जो है वो अब पूरी नहीं होंगी, तो कल्पना जो है अब इधर उधर देखने लग जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हो जाता है। इधर एक दिन होता क्या है कि प्रकाश जो है वो अपने ड्यूटी के लिए चला जाता है तो कल्पना अपने घर में अकेली रहती है और उसके 2 बच्चे होते हैं और उसके बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। तो फिर कल्पना जो है वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। फिर कल्पना जो है अपने आसपास पड़ोस के गांव के ही कुछ लड़कों को लटके झटके दिखाने लगती है और फिर गांव के लड़के भी आ जाते हैं, और जैसे ही मौका देखते ही कल्पना जो है उन लड़कों को अपने घर के अंदर बुला लेती है।
उसके बाद से कल्पना उन लड़कों से बातें करने लगती है और वो लड़के जो होते हैं वो कल्पना के भी बात में आ जाते हैं और फिर से वो लड़के जो है वो अब मौका देख करके कल्पना के घर आने जाने लगते हैं और कल्पना जो है उन लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और इसी दौरान कल्पना जो है उन लड़कों से पैसों भी वसूला करती थी और देखते ही देखते अब कल्पना के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। कल्पना जो है वो अब अपने घरों में महंगे महंगे सामान भी खरीद करके लाने लगती है। इधर प्रकाश जब अपने घरों में महंगा महंगा सामान देखता है तो प्रकाश को भी समझने में देरी नहीं लगती है कि दरअसल उसकी पत्नी जो है वो प्रकाश को कौन सी गुल खिला रही है। इधर कुछ दिनों का समय गुजरता है तो आखिरकार प्रकाश के आसपास के पड़ोसी जो होते हैं वो कल्पना के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार कल्पना कर क्या रही है। फिर उसकी शिकायत जो है पड़ोस के लोग प्रकाश को भी दे देते हैं, जिसके वजह से प्रकाश भी अपनी पत्नी की सारी सच्चाई जान जाता है। आखिरकार एक दिन प्रकाश अपने घर जाता है और सारी सच्चाई अपने पत्नी कल्पना से पूछने लगता है तो कल्पना सच्चाई बताने के बजाय उल्टा ही प्रकाश के ऊपर भड़क जाती है और प्रकाश को ही डांट फटकार लगाते हुए कहती है कि उल्टे तुम हमारे किसी भी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकते हो और हम 2-4 लड़कों से बातचीत कर लेते हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। और कल्पना अपने पति प्रकाश से कहती है कि तुम दोबारा से हमारे ऊपर दबाव बनाओगे तो हम इस दुनिया को छोड़ करके यानी कि अपने आप को हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर लेंगे। प्रकाश को जब उसकी ही पत्नी कल्पना इस तरह से धमकी देती है तो प्रकाश को भी कहीं न कहीं समझ आ जाता है कि वो सुधरने वाली नहीं है। इसीलिए प्रकाश जो है वो अपने आप में एक फैसला लेता है और अपने पत्नी को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रकाश अपने मन ही मन विचार करता है कि हम इस शहर को छोड़ करके चले जाएंगे। और फिर प्रकाश अपना घर छोड़ करके बेलगांव चला जाता है और बेलगांव में एक फ्लैट किराए पर लेकर के वहीं पर शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर एक व्यक्ति का गाड़ी चलाने लगता है। प्रकाश को लगता है कि अब शायद उसकी पत्नी सुधर जाएगी, लेकिन प्रकाश के अंदर एक गलतफहमी थी। इधर प्रकाश जिस अपार्टमेंट में किराए पर रहता है अपने पत्नी कल्पना और 2 बच्चों के साथ, उसी अपार्टमेंट के बगल में रहने वाला पंकज पवार जिसकी उम्र 32 साल है, उसी के साथ कल्पना का जो है प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। ऑलरेडी पंकज जो है वो शादीशुदा है, पंकज के भी 2 बच्चे हैं। इधर कल्पना का जब प्रेम प्रसंग पंकज से शुरू हो जाता है तो कल्पना पंकज के साथ घूमने तो जाती है, पर जब भी उसको मौका मिलता है तो पंकज को कल्पना अपने घर बुला लेती है। इधर कुछ दिनों का समय गुजरता है तो पंकज जो है अपने 3 दोस्तों को लेकर के कल्पना के घर चला जाता है, जिनमें से एक का नाम है सुरेश सोलंकी और दूसरे का नाम है आदित्य और तीसरे का नाम है अब्दुल शेख। दरअसल पंकज जब इन तीनों को लेकर के कल्पना के घर में जाता है तो कल्पना जब इन तीनों को देखती है तो बेहद खुश हो जाती है और कल्पना अपने मन ही मन सोचती है कि हम इनको भी अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और इनसे भी पैसे वसूलते हैं। फिर कल्पना जो है उनके सामने भी अपने लटके झटके दिखाने लगती है और कल्पना जो है वो बेहद खूबसूरत थी ही, इसी के जाल में पंकज के जो तीनों दोस्त होते हैं वो भी फंस जाते हैं और कल्पना को वो भी पसंद करने लगते हैं। फिर कल्पना जो है इन चारों के साथ बारी बारी से घूमना शुरू कर देती है और इन चारों से फिर पैसे भी वसूलना शुरू कर देती है। इधर कल्पना जो है वो बेलगांव तो आ जाती है, लेकिन बेलगांव आने पर भी कल्पना के आदतों में कोई सुधार नहीं होता है। जब इस तरह का रिश्ता कल्पना चारों लोगों से कायम करती है तो कहीं न कहीं आसपास पड़ोस के लोग भी जान जाते हैं और कल्पना की जो है वो काफ़ी बुराइयां गोठियाने लगते हैं और गली और मोहल्ले में चारों तरफ बदनामी होने लगती है कल्पना की। इस बात की जानकारी जब प्रकाश को मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का यहाँ पर 4 लोगों से अफेयर चल रहा है तो वो अपने पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है और समझाते हुए कहता है कि अभी हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, तुम अपने आदतों में अभी तक सुधार नहीं लाती हो तो इसका असर जो है हमारे बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए तुम अपने आप को सुधार लो। लेकिन प्रकाश के बार बार समझाने के बावजूद भी प्रकाश की पत्नी जो है वो सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। इतना समझाने के बावजूद भी कल्पना जो है प्रकाश की एक भी बात नहीं मानती है।
फिर प्रकाश और कल्पना के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और गुस्से में आकर के प्रकाश जो है एक दिन कल्पना और उसके दोनों बच्चों को घर ही छोड़ करके वो वहाँ पर चला जाता है जिसका वो गाड़ी चलाता था। उसी के घर में रह करके वो अब गाड़ी चलाता, वो अपने घर अब नहीं आता था। इधर प्रकाश भले ही अपने पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ करके चला जाता है, लेकिन पूरे महीने भर जो भी पैसा कमाता महीने के आखिरी दिन आकर के अपने पत्नी और बच्चों को दे जाता। इधर जब प्रकाश अपने पत्नी को छोड़ करके चला जाता है तो उसके पत्नी कल्पना को और ज़्यादा मौका मिल जाता है और वो अब और इन चारों के साथ बारी बारी से घूमना शुरू कर देती है और मौका पा करके अपने घर बुला लेती और अब इन लोगों से अच्छा खासा कल्पना जो है वो पैसा वसूलने लगती है। घर में कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता है। और अब इधर कल्पना की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदल जाती है कि वो कल्पना अपने हाथ से अब खाना भी नहीं बना पाती है और अपने बच्चों का भी देख रेख नहीं कर पाती है। अपने घर में खाना बनाने के लिए कल्पना अब अब्दुल शेख की पत्नी शिवन शेख को रख लेती है और फिर कल्पना इधर अपने यार और दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने लगती है। घर का तो कोई काम धंधा करना होता नहीं है कल्पना को। घर का काम करने के लिए अब्दुल शेख की पत्नी को रख ली थी, इसलिए वो घर से अब बिल्कुल फ्री हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ बारी बारी से घूमना शुरू कर देती है। बात कर रहा हूँ मैं 2 अप्रैल के दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास, जब प्रकाश अपने महीने का तनख्वाह पाता है तो वो अपने बच्चे और बीवी को देने के लिए घर आता है। और घर जब आता है तो घर के अंदर का नज़ारा देख करके प्रकाश एकदम से चौंक जाता है और काफ़ी गुस्से में आ जाता है। दरअसल प्रकाश की जो पत्नी कल्पना होती है वो पंकज और उसके 3 दोस्तों के साथ घर के अंदर में आपत्ति स्थिति में मिल जाती है। तो इस दृश्य को देख करके प्रकाश जो है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कल्पना को वहीं पर प्रकाश जो है वो बहुत बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। इधर प्रकाश जब अपनी पत्नी कल्पना की बुरी तरह से पिटाई कर रहा होता है, उसी वक्त कल्पना जो होती है वो पंकज के 3 दोस्तों को इशारा कर देती है और फिर पंकज के 3 दोस्त जो होते हैं वो प्रकाश को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं और इतना ज़्यादा पीटते हैं कि प्रकाश जो है वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है। फिर कल्पना अपने घर के एक रूम के अंदर जाती है और वहां से एक लैलून की रस्सी लेकर के आती है, प्रकाश के गले में रस्सी लपेट देती है और रस्सी लपेटने के बाद एक तरफ कल्पना और एक तरफ अब्दुल शेख दोनों पकड़ के इतनी जोरदार तरीके से खींचते हैं कि प्रकाश की जो है घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। इधर जब सब मिलकर के प्रकाश की बुरी तरह से पिटाई कर रहे होते हैं तो वहां पर मौके पर अब्दुल शेख की पत्नी सिमरन पहुंच जाती है और सिमरन को देख करके सभी लोग डर जाते हैं और जब प्रकाश की मौत हो जाती है तो अब्दुल शेख अपने पत्नी सिमरन को धमकाते हुए कहता है कि तुम इस बात को किसी से बताया तो हम तुम्हें भी इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। और जब इस तरह से अब्दुल शेख अपने पत्नी सिमरन को हड़काता है तो कहीं न कहीं सिमरन भी डर जाती है और वो हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लेती है। फिर ये चारों लोग प्रकाश के डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए रात्रि का इंतजार करने लगते हैं। जब 12 बजता है तो प्रकाश के डेड बॉडी को लेकर के बाथरूम में जाते हैं और एक तेज धार हथियार से प्रकाश के डेड बॉडी का 3 टुकड़ा कर देते हैं और तीनों टुकड़ों को प्लास्टिक के अलग अलग बोरी में पैक करके फिर अब्दुल शेख के कार में प्रकाश के डेड बॉडी को वो लोग लोड करते हैं। फिर लोड करके वहां से रवाना होते हैं। जैसे ही इलाके के अनमोड़ मोड़ पर जाते हैं तो वहां पर वो रुक करके एक गड्ढे खोदते हैं और एक डेड बॉडी को उस गड्ढे में डाल देते हैं। जैसे ही आगे 1 किलोमीटर और बढ़ते हैं एक और गड्ढे खोदते हैं, एक डेड बॉडी को उस गड्ढे में डालते हैं और मिट्टी तोप देते हैं और आगे जाते हैं 1 किलोमीटर, वहां पर रुक करके एक और गड्ढे खोदते हैं। यानी कि प्रकाश के डेड बॉडी का 3 टुकड़ा वो लोग बनाए थे तो 3 जगह वो लोग गड्ढे खोदते हैं, अलग अलग हिस्से को अलग अलग गड्ढे में डाल करके मिट्टी तोप देते हैं। फिर इस घटना को अंजाम दे करके वो लोग वहां से वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और अब इन सबको लगता है कि हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन इधर जैसे ही धीरे धीरे कुछ दिनों का समय गुजरता है
तो न जाने अब्दुल शेख की जो पत्नी सिमरन होती है उसे अपने जान को लेकर के काफ़ी डर लगने लगता है और उसे लगता है कि आज नहीं तो कल हमें जो है अब्दुल शेख और उसके दोस्त मिल करके जान से मार देंगे। इसलिए वो अपने जान को बचाने के लिए एक पत्रकार से मुलाकात करती है। उस पत्रकार का नाम होता है उषा नाइक। जब सिमरन उषा नाइक से घटना की सारी सच्चाई बता देती है तो उषा नाइक जब सुनती है सच्चाई तो सिमरन को लेकर के नज़दीकी थाने में जाती है और थाने में हेड पुलिस ऑफिसर रविंदर देसाई को सारी सच्चाई बता देती है। जब रविंदर देसाई को सारी सच्चाई मालूम चलती है तो अपनी टीम के साथ रविंदर देसाई जो हैं वो कल्पना के घर चले आते हैं और कल्पना को जब गिरफ्तार करती है पुलिस तो लेकर के पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहां पर प्रकाश की हत्या के बारे में कल्पना से जब पुलिस पूछताछ करती है कल्पना जो है वो इधर उधर की बातें करने लगती है। लेकिन इधर पुलिस को पहले से मालूम था कि प्रकाश की हत्या कर दी गई है, लेकिन हत्या किसने किया है ये पुलिस को मालूम नहीं था। इसकी पुलिस तलाश कर रही होती है। लेकिन जब महिला पत्रकार इस तरह से पुलिस वालों से बताती है तो पुलिस कहीं न कहीं कल्पना के ऊपर दबाव बनाने लगती है और कल्पना जो है अपनी सच्चाई सारी कबूल कर लेती है। फिर साथ ही साथ कल्पना जो है पंकज के 3 और दोस्तों का नाम बता देती है। फिर पुलिस जो है उनके घर भी जाती है। फिर पुलिस जो है पंकज के 3 और दोस्तों के घर जाती है और उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। फिर सभी को लेकर के उस जगह पर जाती है जहां पर प्रकाश के डेड बॉडी को ये लोग दफनाए थे। फिर पुलिस जो है उस गड्ढे को खोदती है तो वहां से प्रकाश की जो है तीनों जगह से कंकाल बरामद होती है। लाश तो पूरी सड़ चुकी थी, केवल कंकाल ही बचा था। फिर पुलिस जो है उस कंकाल का डीएनए टेस्ट कराती है तो उससे साफ साफ मालूम चलता है कि ये जो अस्थियां हैं वो प्रकाश की ही है। इधर डीएनए टेस्ट क्लियर होने के बाद फिर कल्पना के ही बयान पर पुलिस जो है इन 5 को गिरफ्तार करती है और एक तगड़ी चार्जशीट तैयार करके जिला अदालत में पेश करती है अगले दिन। फिर वहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे दोस्तों आप लोगों के प्रति।